Good morning everyone. Welcome to Shahid Pramod B.Ed College. Your course is B.Ed first year and subject Gender, School and Society. C6 लिंग, विद्यालय एवं समाज। आज लिंग एवं विद्यालय एवं समाज में आज आपका टॉपिक है जेंडर बायस यानी लिंगीय विभेद। तो पहले हम समझते हैं कि जेंडर बायस है क्या। तो बायस का मतलब होता है विभेद करना, किसी भी सिचुएशन में किसी भी परिस्थिति में विभेद करना। लेकिन यहाँ हम विभेद जो है जेंडर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि जेंडर में विभेद क्या होता है, कैसे होता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिंगीय विभेद जो है बालक और बालिकाओं के मध्य लैंगिक असमानता को दर्शाता है। तो ये लैंगिक असमानता क्या है कि लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा तथा पालन पोषण में बालकों से निम्न स्थिति में किया जाता है। जैसे समाज में जो है अगर लड़का और लड़की का जन्म होता है किसी परिवार में, तो उन लड़का के जन्म होने पर घर में खुशी का माहौल होता है। लेकिन अगर वही लड़की जन्म लेती है तो खुशी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको लेकर के एक संशय, एक डर बना हुआ रहता है, जिसके कारण मदर फादर या घर परिवार के लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पाते हैं कि लड़कियां जन्म ली हैं तो उनको प्रोटेक्शन देना होगा, शादी पे खर्च करना होगा। बहुत सारी सामाजिक बैरियर हैं जिनको देखना पड़ता है। लेकिन लड़कों के विषय में क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जीवित पुत्र का मुंह देखने मात्र से माता पिता जो हैं वह पापों से मुक्ति मिल जाती है, नरक से छुटकारा मिल जाता है। तो क्या है कि लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव जो है वह है जेंडर बायस, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव करना। ये भेदभाव जो है टाइप्स ऑफ बायस जो है वह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ बायस, टाइप्स ऑफ बायस जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जातिगत भेदभाव है, भाषा के आधार पर भेदभाव, रंग के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्रजातीय विभेद, यानी यहाँ पे हम क्या करें कि विभेद कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आर्थिक विभेद हो सकता है, स्थान का विभेद हो सकता है, तो विभेद जैसे जाति के आधार पर समाज में जो है उच्च वर्ण और निम्न वर्ण का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसके आधार पर हम विभेद करते हैं। भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर विभेद करते हैं। जैसे कि अब हम मिथिला भाषी हैं, हम मिथिला बोलते हैं, कोई बज्जी बोलते हैं, कोई उर्दू बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, तो भाषा के आधार पर भी हम विभेद करते हैं।
संस्कृति के आधार पर हर जैसे भारत बहुत आबादी वाला देश है तो डिफरेंट टाइप्स के कल्चर और संस्कृति जो है इस देश में, तो उसके आधार पर हम विभेद करते हैं। लिंग के आधार पर तो विभेद है ही, अभी समाज में यह एक ऐसा विभेद है जिसको पूरा करने में अभी हमें कितने ही वर्ष लग जाएंगे इसका अंदाज़ा नहीं। प्रजातियों के आधार पर विभेद होता है, स्थान के आधार पर विभेद होता है। बंगाल का कोई है और वो बिहार आ जाए तो स्थानगत विभेद, उनके खान पान, रहन सहन, बोलचाल की भाषा, तो आप ये डिफरेंसेस आप देख रहे हैं। आर्थिक विभेद, जैसे कोई संपन्न व्यक्ति है और कोई विपन्न व्यक्ति है यानी गरीब है, तो उसके रहन सहन, कल्चर, सब चीज़ में जो अंतर आता है वो आर्थिक विभेद में आते हैं। तो ये है क्या है, टाइप्स ऑफ बायस है, यानी विभिन्न प्रकार के विभेद समाज में है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लिंग के आधार पर विभेद देखते हैं। तो लिंग के आधार पर विभेद क्यों होता है, और यह विभेद जो है लिंग के आधार पर जो विभेद है, यह इसमें एक बहुत बड़ी खाई है। इस खाई को पाटना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित समाज से आते हैं, लेकिन फिर भी क्या उस विभेद को हम खत्म कर पाए हैं। यूनेस्को का जो रिपोर्ट है, यूनेस्को के रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 1,30,00,000 कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। आखिर यह कन्या भ्रूण हत्याएं क्यों होती होंगी, वह भी तो बच्चे हैं, वह भी तो संतान है माँ बाप के, तो उनकी हत्याएं क्यों कर दी जाती हैं जन्म से पहले ही। बहुत सारे शिक्षित परिवार के लोग भी कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी कन्या भ्रूण हत्या करते हैं। जो डॉक्टर, जो वेल एजुकेटेड, जिसको हम लोग मध्यम वर्ग का पोषक कहते हैं, डॉक्टर लोग, वह भी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद वह शख्स, वह जो है गर्भ में लड़का है या लड़की है इस चीज़ का पता लगाते हैं और उसके बाद उसको, यह जो कन्या भ्रूण हत्या नहीं, गर्भ में जो बच्चे को रूल आया था कि अगर मदर को अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम है उससे और वह नहीं है, या बच्चा एबनॉर्मल है या किसी तरीके का उसको है, तो उस सिचुएशन में, लेकिन आज क्या है कि लड़का है या लड़की है यह पता लगाकर उसकी हत्या गर्भ में ही कर दी जाती है, तो कन्या भ्रूण हत्या। लेकिन इस सब चीज़ पर हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लिंग विभेद के कारण क्या है। ये टाइप्स ऑफ विभेद है, लेकिन रीजन क्या है, लिंग विभेद के जो रीजन हैं वो क्या है। रीजन ऑफ जेंडर बायस। रीजन ऑफ जेंडर बायस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मान्यताएं तथा परंपराएं। मान्यताएं तथा परंपराएं भाई क्या है, मान्यताएं तथा परंपराएं। मान्यताएं तथा परंपराएं जो है लिंग विभेद का एक प्रमुख कारण भारतीय मान्यताओं तथा परंपराओं में विद्यमान है। यहाँ जीवित पुत्र का मुख देखने से पुण्य नामक नरक से मुक्ति का वर्णन मिलता है। माता पिता को अग्नि देने का या मुखाग्नि देने का अधिकार जो है पुत्र को है, पुत्रियों को नहीं। यह जो है मान्यताएं तथा परंपराएं हैं वह भी लड़कियों को समाज में बराबर का दर्जा प्राप्त नहीं होने देता है। यह मान्यता जो है वह लड़कियों के लिए एक
उचित मान्यता नहीं है। वंश चलाने का भी अधिकार जो है, कहा जाता है कि पुत्र जो है वह वंश चलाता है, पुत्रियों को शादी करके दूसरे घर भेज दिया जाता है। और आप देखेंगे अथर्ववेद में वर्णन है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार स्त्रियों को अस्तित्व, मान्यताएं, परंपराओं को सुरक्षा की बलि चढ़ा दिया जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री पुरुषों की ओर ताकती है तथा वह निश्चित ही है कि पुरुष की प्रधानता स्थापित होगी। आश्चर्य तो तब होता है जब एक स्त्री स्वयं स्त्री होकर भी बालक बालिकाओं में विभेद करती है। इस प्रकार मान्यताओं तथा परंपराओं लिंगीय विभेद में वृद्धि करने का प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा जो है वह क्या कहता है कि लड़के जो है माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वंश चलाएंगे, उन्हें पढ़ लिख कर घर की उन्नति में सहयोग करेंगे। लेकिन वही लड़की के पैदा होने पर शोक का माहौल होता है, क्योंकि उसके लिए दहेज देना होगा, विवाह के लिए वर ढूंढना होगा तथा सुरक्षा प्रदान करनी होगी, पढ़ाने लिखाने में पैसा खर्च होगा। और इन सब चीज़ों को जो है पारिवारिक एक बोझ समझा जाता है। बालिकाओं को इस संकीर्ण सोच से गुजरना पड़ता है और इस सोच को तोड़ने का कार्य जो है वह अभी तक बहुत हद तक शिक्षित परिवारों में भी नहीं किया गया है। अभी भी समाज में जो संकीर्णता बनी हुई है लड़का और लड़की को लेकर के, अभी भी पढ़े लिखे लोग, लड़कियां IAS IPS बन गई हैं, देश की प्रधानमंत्री तक बनी है, लेकिन क्या समाज में उनको वह स्थान मिला जो मिलना चाहिए? क्योंकि प्रकृति जो है दोनों को ही पूर्ण रूपेण एक अधिकार दे करके इक्वल राइट्स, इक्वली जो है प्रकृति लाती है, क्योंकि एक के बिना एक का जीवन अधूरा है। लेकिन यह संकीर्णता जो है वह दोनों को इक्वल नहीं होने देता है। और यह संकीर्णता जो है आज का नहीं है, प्राचीन काल से चला है। चाहे आप जिस सेक्टर में देखें, प्राचीन काल से ही स्त्रियों को इससे गुजरना पड़ रहा है। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जागरूकता का अभाव भी लैंगिक भेदभाव उपजाता है। समाज में अभी भी लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण बालक बालिकाओं की देखरेख, शिक्षा तथा पोषण आदि स्तरों पर भेदभाव किया जाता है। वही जागरूक समाज में बेटा बेटी एक समान के मंत्र का अनुसरण करते हुए बेटियों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा स्त्रियों के समाज में एक समान रूप से किया जाता है। जागरूकता के अभाव में माना जाता है कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी के भीतर तक ही सीमित है तथा उनकी शिक्षा तथा पालन पोषण पर व्यय नहीं किया जाता है। कारण बालिकाओं के विकास का उचित प्रबंध नहीं किया जाता है। परिणामतः आर्थिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होने से उनके प्रति लोगों के नजरिए में परिवर्तन नहीं होता है और वे सदैव स्वयं लड़कों से हीन मान बैठती हैं तथा बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। चौथा पॉइंट है आपका अशिक्षा। जेंडर बायस जो है, जेंडर बायस को खत्म न होने में अशिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर परिवार और समाज शिक्षित होगा तो वहाँ जो है लड़का लड़की में डिफरेंसेस नहीं किया जाएगा, उनमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा और वहाँ जो है लड़कियों को वह पूर्ण रूपेण वह अधिकार, वह राइट्स दिए जाएंगे जिससे उनका डेवलपमेंट हर क्षेत्र में हो। तीसरा आर्थिक तंगी है। पांचवा है आपको आर्थिक तंगी।
आर्थिक तंगी भी जेंडर बायस का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि अगर बालिका लड़के और लड़कियों को अगर प्राइमरी एजुकेशन पे आप देखेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन तक तो इक्वली लोग पढ़ा भी लेते हैं, उन्हें वह सारी सुविधाएं भी दे देते हैं, लेकिन जैसे ही हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं या वैसा कुछ, तो वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन जो है बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि तब क्या होता है, चूज करना होता है फैमिली को भाई कि अब इकोनॉमिक रूप से हम किसके सपोर्ट में खड़े रहें। तो फैमिली का जो है 95% जो है वह लड़कों की तरफ जाता है। अब 5% ही कहिए, तब क्या होता है, वहाँ पे लड़कियों को बैकफुट पे पीछे आना होता है, वह एजुकेशन वहाँ पे उनका ड्रॉप हो जाता है। खान पान में भी आपके पोषण भी सही ढंग से जो है उनको नहीं मिलता है। तो ये सारा डिफरेंसेस जो है इकोनॉमिक रीजन के कारण भी आता है। और छठा आपका है सरकारी उदासीनता। सरकारी उदासीनता सरकारी उदासीनता का क्या है कि सरकार लिंग में भेदभाव करने वालों के साथ सख्त कार्यवाही नहीं करती और चोरी छुपे चिकित्सालय और निजी क्लिनिकों पर भ्रूण की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या का कार्य अबाध रूप से चलते रहता है। सार्वजनिक स्थलों तथा सरकारी ऑफिसों में भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा है दृष्टि से देखा जाता है और उनमें व्याप्त असुरक्षा के भाव को समाप्त करने की अपेक्षा उसमें वृद्धि करने का कार्य किया जाता है, जिससे लैंगिक भेदभाव में वृद्धि होती है। सातवां आपका है सांस्कृतिक कुप्रथाएं। सांस्कृतिक कुप्रथाएं सांस्कृतिक कुप्रथाएं में कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रही है। यद्यपि अवाल स्वरूप कुछ सशक्त स्त्रियां बुद्धिस्तियों के उदाहरण अवश्य प्राप्त होते हैं, परंतु इतिहास साक्षी है कि सीता और द्रौपदी जैसी स्त्रियों को भी स्त्री होने का परिणाम भुगतना पड़ा। भारतीय संस्कृति में धार्मिक तथा यज्ञ कार्य में पुरुष की उपस्थिति अपरिहार्य है और कुछ कार्य को तो स्त्रियों को करने का निषेध है। ऐसे स्थिति में पुरुष प्रधान हो जाता है और स्त्री का स्थान गौण। यह स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय के स्त्री समुदाय का की न होकर समग्र स्त्रियों की बनकर लिंगीय समस्या का रूप धारण कर लेती हैं। आठवां आपका है सामाजिक कुप्रथा। सामाजिक कुप्रथा समाज में व्याप्त कुरीतियां जो हैं वह लिंगीय विभेद जेंडर बायस को और बढ़ाता है। जैसे सामाजिक कुप्रथाओं में हम आप देखेंगे सामाजिक कुप्रथा में है आपका दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, प्रथा प्रथा,
तो ये जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं उनमें आपका आता है दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, प्रदा प्रथा, विधवा विवाह निषेध, डायन बिसाही और छेड़खानी तथा व्यभिचार। तो दहेज प्रथा जो है वह भी जेंडर बायस का एक प्रमुख रीजन है। आप लड़कियों के जन्म के साथ ही माता पिता के ऊपर यह इकोनॉमिकली प्रेशर आता है कि मुझे इसकी शादी के लिए दहेज रखना है या दहेज देना है। आज डॉरी एक्ट आ गया है जिसके दहेज प्रथा को खत्म कर दिया गया, फिर भी समाज में छुपे तौर पर दहेज प्रथा है, जिसके कारण मदर फादर जो हैं वह अपनी लड़कियों की शादी एक अच्छे परिवार में तब तक नहीं कर सकते जब तक सामाजिक तौर पर लड़के वालों को दहेज न दिया जाए। और वह दहेज भी एक मनमाने स्तर पर होता है। अगर एक बैंक पीओ लड़का है तो उसे 15 लाख का कैश होना चाहिए, एक 4 चक्के की गाड़ी। तो एक सामान्य मदर फादर अपने लड़की की शादी एक बैंक एम्प्लॉय से नहीं कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रीजन है जो जेंडर बायस को उत्पन्न करता है। हर कैटेगरी का दहेज जो है वह अलग अलग तरीके से फिक्स है, और अगर दहेज नहीं दिया जाए तो लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और दूसरा आता है आपका कन्या भ्रूण हत्या। तो कन्या भ्रूण हत्या भी इसी का एक रीज़न है कि लड़कियों को सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर जो है कन्या भ्रूण हत्या को प्रोत्साहन देते हैं। तीसरा बाल विवाह। आप राजस्थान में देखते हैं कि अभी भी बाल विवाह लड़कियों को उम्र से पहले 18 वर्ष से पहले ही बचपन में ही शादी कर दी जाती है। तो बाल विवाह जो है वह भी डिफरेंसेस, एक लड़की की शादी जो है भारतवर्ष में लड़का जॉब करेगा, वह अपने पैर पे खड़ा होगा, उसके बाद उसकी शादी होगी। लेकिन लड़कियों की शादी जो है उनकी मर्जी के विरुद्ध ही बचपन में कर दी जाती है। पर्दा प्रथा। राजस्थान में अभी पर्दा प्रथा है जिसके कारण महिलाएं जो हैं वह घूंघट में रहती हैं। महिलाओं को पर्दा में रहने की प्रथा भी उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है और डिफरेंसेस को कम करने के में एक प्रोत्साहन का काम करती हैं। विधवा विवाह निषेध। विधवा विवाह निषेध जो है वह स्वतंत्रता के समय ही राजा राम मोहन राय के प्रयास से बंद कर दिया गया था। सती प्रथा। विधवा विवाह जो है वह भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था इसका प्रयास। लेकिन फिर भी आज भी समाज में बहुत ऐसी विधवाएं हैं जिनको एकांकी जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि सामाजिक मान्यता जो है उन्हें दूसरी शादी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। और समाज जो है इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि समाज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। दूसरा डायन बिसाही है। डायन बिसाही में आप क्या देखेंगे कि महिलाओं को जो है उन्हें कहा जाता है कि भाई ये जादू टोना करते हैं किसी तरीके, तो वह डायन कह के उनको प्रताड़ित किया जाता है समाज में। तो यह भी जेंडर डिफरेंसेस यानी जेंडर बायस का एक प्रमुख कारण है। छेड़खानी तथा व्यभिचार। छेड़खानी और व्यभिचार जो है वह सामाजिक कुरीतियां हैं और इसके कारण जेंडर बायस जो है वह एक प्रमुख कारण है। अब लड़कियां समाज में कार्य क्षेत्र पढ़ने जाती हैं, उन्हें कार्य क्षेत्र पर जाना पड़ता है। वो तो नहीं कहती नहीं कि भाई मेरे साथ छेड़खानी करो, लेकिन समाज में जो पुरुष वर्ग है, पुरुष प्रधान समाज है, उसको यह फुली राइट्स मिला हुआ है कि किसी भी लड़की पे कमेंट्स करना है, उनके साथ छेड़छाड़ करना है। अभी बलात्कार की जितनी समाचार मिलते हैं, क्या वह लड़कियां ही मेन फैक्टर हैं? उसमें नहीं। समाज का यह पुरुष प्रधान सोच, जो संकीर्ण सोच है, उस सोच को बदलने की आवश्यकता है कि लड़कियों को भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने का, उन्हें बाहर निकलने का, अपनी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है और इस अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आप देखेंगे आपका 9वां पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में आप क्या देखेंगे? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में क्या है
कि दोषपूर्ण पाठ्यक्रम करिकुलम जो है वह लड़के लड़कियों को डिफरेंसेस करके नहीं, वैसा करिकुलम है जिसमें लड़कियों का बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, उनके लिए वह करिकुलम नहीं बनाया गया है। शिक्षा का उद्देश्य जो है वह अपूर्ण है, दोनों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। टीचिंग मेथड जो है वह दोषपूर्ण है। अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या जो है, लड़कियां मिडिल स्कूल तक जाते जाते उनका शिक्षा जो है वह ड्रॉप कर दिया जाता है, वह स्कूल जाना बंद कर देती हैं, या तो उनकी शादी कर दी जाती है या फिर उन्हें घर से नहीं निकलने दिया जाता है। बालिका विद्यालयों का अभाव हमारे देश में है, जिसके कारण लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होती है और वह एजुकेशन नहीं ले पाती हैं। व्यावसायिक पाठशालाओं का अभाव है, यानी प्रोफेशनल जो विद्यालय हैं उनकी कमी है, जिसे लड़कियों को केंद्रित करके उसमें वह प्रोफेशनल कोर्स नहीं बनाए गए हैं। और लैंगिक विभेद भी जो है वह आपको दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक कारण है। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में क्या है कि स्त्रियों के मस्तिष्क में यह बात घर कर जाती है कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह जन्म से लेकर, जब वह जन्म लेती हैं उस समय से लेकर के और उनके बड़े होने तक यह कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि फादर है तो घर का जो डिसीजन लेंगे वह तुम्हारे फादर लेंगे, कोई निर्णय लेना है या बाहर निकलना है तो उसको भाई के साथ, यानी उसके दिमाग में यह सेट कर जाता है कि वो जो है उनसे कम है और पुरुष जो होते हैं वह उनसे आगे होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता हो या किसी कार्य को करने का अनुभव हो या ज्ञान का स्तर वह पुरुषों में ज़्यादा होता है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाएं जो हैं अपने आप को कमज़ोर मानने लगती हैं और वह अपने आप को पुरुषों से हीन मानने लगती है। जेंडर बायस का ये 10 प्रमुख कारण मैंने आप लोगों को बताया। अब देखते हैं कि लिंगीय विभेद यानी जेंडर बायस को समाप्त करने के क्या उपाय हो सकते हैं। अगर कारण है, कारण के समाप्त करने का भी उपाय होता है, तो आप देखेंगे कि लिंगीय विभेद की समाप्ति के लिए कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे जन शिक्षा का प्रसार। जन शिक्षा का प्रसार में क्या होगा कि भाई आप देखेंगे कि जन साधारण के मध्य शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाता है। वास्तविक अर्थों में भारतीय विशाल जन समूह में मानव को शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के लड़कियों को लिंग को लेकर जो पूर्वाग्रह है उससे मुक्त होकर ईश्वर दोनों कृतियों का सम्मान कर सके। यानी जन शिक्षा यानी जन समुदायों को शिक्षित करना है ताकि वह पुरुष और महिला यानी लड़के और लड़कियों के बीच डिफरेंसेस को बंद करें, उनको इक्वली राइट्स दे, उनके पालन पोषण पर, उनके एजुकेशन पर, उनको अगर जॉब करना है तो उसके आधार पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करे। तो यह क्या है? जन शिक्षा है। दूसरा अपना है जागरूकता लाना। जागरूकता, तो जागरूकता आप कहाँ लाएंगे भाई? जागरूकता आप किस चीज़ से? अब नरेंद्र मोदी का है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी ला दी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उस पॉलिसी को लागू करने के लिए प्रशासन को एक्टिव रहना पड़ेगा। प्रशासन को एक्टिव रहने के साथ हमारा समाज जो है वह उस पॉलिसी को समझे, उस पॉलिसी के अनुरूप कार्य करे। भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर उपाय, भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर उपाय भी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है कि अगर कोई डॉक्टर भ्रूण डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको क्या है कि उसका जो लाइसेंस है वह रद्द हो सकता है, उसके ऊपर जुर्माना हो सकता है। लेकिन फिर भी समाज में भ्रूण का जो है वह जानकारी लिया जाता है कि भाई लड़का है लड़की है, वह पता किया जाता है। तो आखिर कहीं ना कहीं यह लूज फॉल्ट है, उस लूज फॉल्ट को, वह जो कमी है वह उसको दूर करना है। वह दूर जो है वह हमारे पढ़े लिखे समाज, शिक्षित समाज के द्वारा ही किया जा सकता है। बालिका शिक्षा का प्रसार, यानी लड़कियों को शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है वह भी करना जरूरी है, जिससे वे अपने
पढ़ी लिखी लड़की जो है वह घर पे बोझ नहीं बन सकती है, तब वर्तमान लड़कियों के बालिका शिक्षा का प्रचार। बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करके भी लिंगीय विभेद को कम किया जा सकता है। बालिकाओं के साक्षरता दर, वहाँ बालिका लिंग अनुपात भी आपको अधिक देखने के लिए मिलती है, यानी जहाँ महिलाएं शिक्षित होगी वहाँ भ्रूण हत्या नहीं होगा और लड़के लड़कियों का जो अनुपात है वह इक्वल होगा। और इससे क्या होगा कि लड़कियां अगर शिक्षित होंगी तो वह घर और बाहर दोनों जगह मैनेज करती हैं, यानी लड़कियां घर पर भी सारा कार्य करती हैं जो उनके गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, और बाहर में जॉब करके अपने घर की कंडीशन को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करती हैं। उसके बाद आता है शिक्षा प्रणाली में सुधार। तो शिक्षा प्रणाली में जो है वह सुधार, अभी भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वह ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं किया गया, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वह कैसी होना चाहिए, यानी भारतीय उद्देश्य, हमारे जो एम है उसको पूरा करने के लिए शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए। तो इस शिक्षण प्रणाली को कैसा बनाया जाना चाहिए, यानी शिक्षा को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। शिक्षा को बालिकाओं के वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। गतिशील शिक्षण विधियों तथा नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। बालिकाओं की आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए वैविध्यतापूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। महिला शिक्षाओं तथा विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाना चाहिए। महिला शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी तथा रोजगार परक बनाया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा का उनके लिए एक सुरक्षित निवेश समझा जाना चाहिए। विद्यालय में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बालिकाओं में अपव्यय तथा अवरोधन के कारणों की पहचान कर उसको रोकने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। यानी जो लड़कियां विद्यालय छोड़ देती हैं, अपने पढ़ाई को रोक देती है, अवरोधन उसी को कहा जाता है, तो वह क्यों होता है, इसका एक सर्वे करके उसमें सुधार लाना चाहिए। सरकारी स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा बालिकाओं हेतु छात्रावासों की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। बालिका शिक्षा की प्रगति हेतु कार्य करने वालों को प्रोत्साहन तथा मानकों में कुछ छूट प्रदान की जानी चाहिए। ये उपयुक्त प्रयास के द्वारा बालिका शिक्षा की प्रगति और लैंगिक विभेदों में कमी आ सकती है। यानी ये जो प्रयास हैं उनको करने के बाद ये जो जेंडर बायस है उसकी समाप्ति की जा सकती है, उनकी शिक्षा में सुधार किया जाता है। और आपका छठा पॉइंट है बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। यानी पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना, यानी बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने तथा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपने अस्तित्व को प्रभावित करने हेतु उनकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए, जिससे बालिकाओं की स्थिति में सुधार हो सके। यानी वैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लाना चाहिए जिससे लड़कियां जो है उसको करने में अपने उनकी रुचि हो और वह करने के बाद वह आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो और समाज में उनकी एक अलग छवि बने। दूसरा, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। तो सामाजिक कुप्रथाएं क्या हैं? सामाजिक कुप्रथाओं के बारे में मैंने अभी भी बताया है आपको कि सामाजिक कुप्रथा दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, भ्रूण हत्या है। तो इन सारी कुप्रथाओं जो हैं उन सारी कुप्रथाओं की समाप्ति होनी चाहिए, जिससे उन्हें इक्वली जो विभेद है उसको वह खत्म करके बराबर के दर्जे पर खड़े हों। आठवां है सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात। तो सामाजिक मान्यताएं परंपराएं क्या है कि बेटा ही वंश को चलाता है, बेटा ही मुखाग्नि देगा तो माता पिता जो है स्वर्ग की ओर जाएंगे, बेटा ही घर चला। इन मान्यताओं को खत्म करना है। नहीं, लड़कियां भी माता पिता को अग्नि दे सकती हैं, लड़कियां भी घर चला सकती हैं
और लड़कियां भी वंश परंपरा को आगे लेकर जा सकती हैं। ये सारी मान्यताओं को चुनौती देंगे तभी जो है जेंडर बायस जो है वह खत्म होगा। आपका है सुरक्षित वातावरण। सुरक्षित वातावरण से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जब लड़कियां घर से निकले तो उन्हें वह समाज के द्वारा ऐसा माहौल दिया जाए जिससे वह निर्भीक होकर वह अपना कार्य कर सके, घर पढ़ाई के लिए आगे जा सके। अभी माता पिता को डर लगा रहता है कि भाई दिल्ली ऐसे शहर में अगर हम लड़कियों को भेजेंगे, मेरी बेटियों के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो यह डर जो है वह भी लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकता है और यही जेंडर बायस होता है। अगर किसी लड़के को बाहर पढ़ने के लिए जाए तो समाज भी उसको सपोर्ट करता है, मदर फादर भी कहते हैं कि नहीं नहीं भाई ठीक है जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या है। लेकिन वही अगर लड़कियों की बात आ जाए तो ये डिफरेंस सीधे आज भाई लड़की है, इसको सुरक्षा का दृष्टिकोण देखा जाता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जगह सेफ नहीं है, यह कार्य क्षेत्र सेफ नहीं है। तो सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का कार्य भी जो क्या है वह समाज के द्वारा ही दिया जाता है। लड़कियों में जो है क्या है कि लड़कियों को कहा जाता है कि भाई शर्म हया ये सब जो है महिलाओं का गहना है। अगर वह जोर से हंस दी तो भाई हंसी बाहर नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? भाई हंसना एक प्राकृतिक चीज है, जो आदमी खुश होता है तो हंसी के द्वारा व्यक्त करता है। तो उसका हंसने का भी एक क्राइटेरिया फिक्स है कि आप हंसे तो आपकी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, आप जोर से नहीं बोल सकते। तो ये क्या है, ये सारी बैरियर्स जो हैं उसको खत्म करके उसको एक सुरक्षित वातावरण देना चाहिए। कपड़े के ऊपर होता है कि लड़कियां कपड़ा जो है वह अगर आप देखेंगे कि अभी जो बहुत सारे केसेस आए हैं उन केसेस में आप देखेंगे कि अरे वल्गर टाइप का कपड़ा पहने। अरे कपड़ा है, कपड़े से किसी को आप कैसे तोल सकते हैं? कपड़ा पहनने की चीज़ है, उससे आप नहीं तोल सकते ना उसको। तो ये चीज़ है। और प्रशासनिक प्रयास, 10वां क्या है कि प्रशासनिक प्रयास, यानी भारतीय संविधान में स्त्रियों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जो है व्यक्त की है तथा उनके समानता हेतु अनेक धाराएं तथा लॉ बनाए हैं और उन धाराओं और लॉ को सही रूप से चालू करने के लिए जो है वह प्रशासनिक व्यवस्था, उस प्रशासनिक व्यवस्था को प्रशासन जो है उसको सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए लागू करे और वह काम सही रूप से हो रहा है कि नहीं, वह सख्ती से उसका पालन हो तो जेंडर बायस समाप्त हो सकता है। आपका है संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार क्या है भाई? संवैधानिक उपचार में आपको आता है कि सजा और जुर्माने का जो प्रावधान है, महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान बनाए गए हैं तथा सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में अपने सभी नागरिकों के गरिमामय जीवन की प्रतिबद्धता की गई है जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं और उनके साथ यानी उनके जो मौलिक अधिकार पुरुषों के लिए जितना है उतनी ही बालिकाओं को भी प्राप्त है और महिलाओं की पिछड़ी स्थिति को देखते हुए उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रयास किए जाने के उपबंध किए गए हैं। यानी इक्वल राइट, संविधान जो है वह इक्वल राइट्स देता है ताकि वह सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सके और इक्वली जो है समाज में वह खड़ा हो सकते। ये कुछ उपाय हैं जिनसे जेंडर बायस को खत्म किया जा सकता है। और थैंक यू।